नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले समय पर चुनाव नहीं हुए, जब समय निकल गया। शासन ने आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना जारी किए बिना आरक्षण लागू कर दिया। यही वजह है कि चुनाव प्रक्रिया पर हाई कोर्ट से रोक लग गई है। हालांकि आरक्षण से संबंधित एक अन्य याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तराखंड पंचायत संगठन के संयोजक जगत मारतोलिया के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लागू करने में संविधान की मूल धारणा की अनदेखी हुई है। आरक्षण को लेकर रोस्टर इस तरह से होना चाहिए था कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, लेकिन ऐसा न कर पुराने रोस्टर को खत्म कर नए सिरे से रोस्टर बना दिया गया। उन्होंने बताया कि यह पहला मामला है जब चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी है। इससे शासन की मनमाफिक आरक्षण लागू करने की मंशा को झटका लगा है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला क्या फंस जाएगा? बिल्कुल, आज तक ये उम्मीद थी। कल जिस तरह से कोर्ट ने सरकार से कहा था कि हाँ, आप बताइए कि आपने किस तरह से ये सब चीजें की हैं, और सरकार भी कह रही थी कि कल तक जो है सब कुछ सही हो जाएगा और आने वाले दिनों में जो समय हमने दिया है उसी समय पर हम चुनाव कराएंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि लगभग अब मान के चलिए 1 महीने के लिए चुनाव अब फिलहाल जो है वो टल चुके माने जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने अब 21 जुलाई की डेट दे दी है कि 21 जुलाई तक आप अपनी बात, हम जो है सरकार ने जो भी रखा है उस पे जो है हम 21 जुलाई को हम उसमें आगे बात करेंगे, उसको देखेंगे 21 जुलाई को। यानी कि अब ये माना जा रहा है कि 21 जुलाई तक के लिए एक बार फिर से जो है इलेक्शन टल चुके हैं। और इससे ये जरूर है कि जो उम्मीदें जगी थी कि आखिर पंचायत चुनाव हो जाएंगे, तो अब फिलहाल अब पंचायत चुनाव होते फिर से जो है नहीं दिख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया योगेश सेमवाल, हमें जानकारी आपने साझा की। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगने के बाद अब पंचायत राज विभाग की निद्रा टूटी है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब पंचायती राज सचिव इस विषय पर सफाई दे रहे हैं। सचिव पंचायती राज विभाग चंद्रेश यादव ने कहा कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन न्यायालय में किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं हो पाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने चुनाव प्रणाली पर रोक लगाई है। ऐसे में अब उनके द्वारा रुड़की प्रेस को सूचित किया गया है, जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन की प्रति उनको उपलब्ध कराई जाए और संभवतः कल तक उसे न्यायालय में पेश भी कर दिया जाएगा। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक बार फिर पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। बताते चले, उत्तराखंड में मानसून ने बारिश में तबाही मचानी शुरू कर दी है। प्रदेश के इलाकों में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है, जबकि आने वाले एक हफ्ते में मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयारियां कर ली है और सभी लैंडस्लाइड जोन के लिए मशीनों को भी तैनात कर दिया है। को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हों, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको परचेजिंग की कार्रवाई कर लें।
जहाँ जहाँ आपदा के कारण जलभराव होता है उन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जलभराव के क्षेत्रों की पहचान करते हुए जल निकासी कैसे होगी सुनिश्चित कराएं। उत्तराखंड और यूपी के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के चलते संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे की निशान से काफी नीचे बह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। संगम क्षेत्र में जल पुलिस और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। नदी किनारे बसे गांव में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा स्थापित की गई बाढ़ चौकियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश सेमवाल जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे बाढ़ को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। नहीं, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जैसे ही मानसून आता है तो हर साल मानसून अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है क्योंकि जब हम पूरे के पूरे हिमालय रेंज के जितने भी प्रदेशों की बात करें उनमें उत्तराखंड भी आता है, तो बरसात के कारण बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर जान माल का नुकसान हो जाता है और ये हर साल देखने को मिलता है। अभी तो शुरुआत हुई है। कल का ही आपको एक जिस तरह से हमने बताया भी है दर्शकों को कि कल आपका जो है यमुनोत्री में जो लोग यमुनोत्री धाम के लिए आ रहे थे, मतलब वहां से दर्शन करके वापस के लिए आ रहे थे, वो लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ये चीजें उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो जाती हैं और इसीलिए उत्तराखंड को आपदा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है एक ऐसा प्रदेश माना जाता है जो बहुत ज्यादा आपदा पीड़ित प्रदेश है। ऐसे में चैलेंज अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हर समय मौजूद रहती है, स्थानीय प्रशासन हर समय एक्टिव रहता है, मुख्यमंत्री लगातार जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं। यानी कि जितना अगर महीने देखा जाए साल में जो 2 महीने बहुत ज्यादा बरसात जब होती है उन महीनों में बहुत ज्यादा नुकसान भी उत्तराखंड को होता है और इस बात को केंद्र से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक अच्छे से समझती है। यहाँ के आम लोग अच्छे से समझते हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते कई कई घंटों तक बंद रहते हैं। अगर आप देखें तो जो गाँव को जोड़ने वाले रास्ते हैं वो टूट जाते हैं, शहरों को जोड़ने वाले रास्ते जो है वो टूट जाते हैं। इतना नुकसान होता है और इन सब को देखते हुए आपदा से निपटने के लिए प्रशासन को बहुत ज्यादा तैयार रहने के लिए उनको कहा जाता है और वो तैयार भी रहते, नजर भी आता है ऐसा हर साल। परंतु जालमाल का नुकसान जो है वो उत्तराखंड को जरूर होता है और अभी तो यहाँ पर ठीक से मानसून आया भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने सबको, जितने डीएम है जिलाधिकारी, उनको कह दिया है कि आप लोग तैयार रहिए। आपदा कंट्रोल रूम को हर समय तैयार रहने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही जो बहुत अति संवेदनशील जो स्थान है वहां पर तो बिल्कुल एसडीआरएफ की टीम को, स्थानीय पुलिस को, सबको कहा गया है कि आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिए। किसी भी तरह से कुछ भी जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई घटना घटती है तो उससे तुरंत जो है फर्स्ट एड मिलना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया योगेश सेमवाल हमें जानकारी देने के लिए। मानसून में आपदा से निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। बताते चले, मानसून सीजन में चारधाम यात्रा शासन प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती हो रही है। विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं, लेकिन अब मानसून सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि शासन प्रशासन मानसून सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चारधाम यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मानसून सीजन के दौरान परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। यात्रा से जुड़े सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। देखिए, चारधाम यात्रा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि चारधाम यात्रा में कपाट खुलने के बाद मानसून की स्टार्टिंग तक हमेशा से ये परंपरा रही है कि यात्रा काफ़ी तेज होती है, फिर बरसात के टाइम पर थोड़ी डाउन होती है और फिर सितंबर में शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया लगभग वही देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त आपदा से निपटने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर जानकी चट्टी से लगभग 3 किलोमीटर आगे नौकैची धाम नामक स्थान पर भूस्खलन की घटना घटित हुई है, जिसमें 2 से 3 व्यक्तियों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की टीम मौके पर त्वरित रूप से पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुट गई है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने बताया कि एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसका उपचार चल रहा है
उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ एक पुरुष व्यक्ति और 12 से 13 साल की बच्ची भी थी, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही उनका भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बताते चलें, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर जानकी चट्टी से लगभग 3 किलोमीटर आगे नौकैची नामक स्थान पर भूस्खलन की घटना घटित हुई है, जिसमें 2 से 3 व्यक्तियों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की टीम मौके पर त्वरित रूप से पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुट गई। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने बताया कि एक व्यक्ति जो घायल हुआ था, उसका उपचार चल रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ एक पुरुष व्यक्ति और 12 से 13 साल की बच्ची भी थी, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही उनका भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हल्द्वानी में सरकार के खिलाफ पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया। बताते चले, हल्द्वानी में उपजिलाधिकारी कार्यालय में राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी पेंशनरों का कहना था कि केंद्र सरकार सरकारी पेंशनरों के हित में कुठाराघात करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में पूरे देश में सभी राज्यों के राज्य स्तर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सदन में जो संशोधन लेकर आई है, उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें 8वें वेतनमान या आने वाले भविष्य में राज्य सरकार के पेंशनरों का हित प्रभावित हो सकता है। अवगत कराना चाहता हूं कि इस बीच में पेंशनर्स के हितों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक लोकसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ आज पूरे देश में एक साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जब तक वो विधेयक लोकसभा से वापस नहीं हो जाता है, हम चैन से बैठेंगे। मांग है कि सरकार ने जो विधेयक पास करके अपने पास शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं, जिसके आड़ पर वो पेंशनर्स के जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको निरस्त कर सकती है और उनका दुरुपयोग करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि पहले भी आपने देखा है कि पेंशनर्स का मेडिकल हम लोगों को रेलवे में तमाम जगह आरक्षण मिलता था और उसमें हमें छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। उत्तरकाशी में डीएम प्रशांत आर्य ने प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने जिले के विकास, जन कल्याण और आगामी प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से औपचारिक संवाद किया और जिले की प्रगति के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू और सुरक्षित संचालन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने, मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। चार्ज लेने के बाद से जो पहला प्रायोरिटी है वो है हमारा पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता और हमारा अधिसूचना भी जारी हुई है, तो उसी के क्रम में आज ट्रेनिंग भी है, ड्यूटीज लग गई हैं, सारा तैयारियां अपना एज इट इज शुरू हो गई हैं। तो चूँकि महत्वपूर्ण काम है और समय चूँकि लिमिटेड है, तो हम लोगों का जिम्मेदारी बढ़ती है। तो मीडिया आप लोगों से भी मेरा सहयोग है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जनता तक जानी है उसमें आप भी हमें सहयोग करेंगे और वो जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम जनता तक पहुंचा पाए और निरपेक्ष, निष्पक्ष और एक क्लीन इलेक्शन हम लोग इस बार कराएं। देहरादून में कावड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताते चले, उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कावड़ यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि कावड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। वहीं हरिद्वार में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, तो वहीं कावड़ यात्रा से जुड़े 5 राज्यों की इंटर स्टेट बैठक 27 जून को होने जा रही है, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने बैठक में विशेष रूप से चर्चा होगी। कि ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो,
हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें ये सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक एसओपी बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। बताते चले, जिसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि हर सोमवार की तरह इस बार भी जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान कुल 150 शिकायत मिली, जिसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण उसी दौरान कर दिया गया और कुछ शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े विवाद और नगर निगम से संबंधित शिकायतें मिली। दर्शन की भांति हमारी लगभग 150 ग्रीवेंसेस प्रकाश में आई हैं। कुछ कंप्लेंट्स के नेचर में हैं, कुछ सर्विसेज एक्सेस को लेकर इश्यूज़ हैं और कुछ हमारे एप्लीकेंट्स के पार्ट पे इग्नोरेंस होता है प्रचलित स्कीम्स को लेके या हाउ टू गो अबाउट रिजॉल्विंग देयर इश्यूज़। डिपार्टमेंट्स की जो भी हमारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, योजनाएं हैं, लाभप्रद योजनाएं हैं, तो उनको कैसे हमें प्रोसेस करना है। 11 नवंबर की रात को ओएनजीसी के हादसे के बाद जनपद देहरादून में रात को मुख्य चौराहे पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, रेड लाइट जंप, नाबालिग चालक और 3 सवारी को लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। पिछले साल पुलिस द्वारा कार्रवाई से इस साल अधिक कार्रवाई की गई है, जिसका नतीजा देहरादून जिले में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी देखने को मिली है। हादसे कम होने, मृतक और घायलों का आंकड़ा भी घटा है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको कि सड़क हादसों में कितनी कमी आई है। देहरादून में सड़क हादसों पर पुलिस की सतर्कता से कमी। शराब पीकर वाहन चलाने में साल 2024 में 526, जबकि साल 2025 में 2535। रैश ड्राइविंग में साल 2024 में 425, जबकि साल 2025 में 993। ओवर स्पीड में साल 2024 में 634, जबकि साल 2025 में 1240। बिना हेलमेट में साल 2024 में 4416, जबकि साल 2025 में 8932। रेड लाइट जंप में साल 2024 में 177, जबकि साल 2025 में 875। नाबालिग चालक में साल 2024 में 26, जबकि साल 2025 में 266। 3 सवारी में साल 2024 में 843, जबकि साल 2025 में 2370। सड़क हादसों का 2 साल का तुलनात्मक डिटेल जनवरी से मई तक का है। साल 2024 में दुर्घटना 217, मृतक 89 और घायल 173। साल 2025 में दुर्घटना 172, मृतक 70 और घायल 126। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बताते हैं कि मई के महीने में कितनी दुर्घटनाएं हुई। साल 2024 में दुर्घटना 36, मृतक 14 और घायल 31। साल 2025 में दुर्घटनाएं 27, मृतक 9 और घायल 20। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।